नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है उन सभी युवाओं से, उन सभी यूथ से जो कि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी उनको करनी होती है, परीक्षाएं होती हैं। तो इस संदर्भ में कैसे वो सिविल सेवा से संबंधित पाठ्यक्रम को पढ़ें, किस तरीके से समय का प्रबंधन करें, कैसे पढ़ाई की शुरुआत करें और क्या कुछ पाठ्यक्रम के स्तर पर महत्व दें, किसे वरीयता दें, किसे पढ़ें और किसे ना पढ़ें, कौन से विषय को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें, है ना। ये सभी बातें उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी युवा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं और एक उलझन सी स्थिति भी सामने आती है। कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया अलग अलग वीडियोस पर कि सर, मैं कॉलेज जाता हूं या कॉलेज जाती हूं, ऐसे में यदि मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहूं तो हमें इसके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से इससे संबंधित सभी आयामों को एक एक करके देखेंगे और जो भी संभव समाधान है उस पर बातचीत करेंगे। क्लियर? इससे पहले मैं एक सूचना आपको दे देना चाहूंगा। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे कि स्टडी IQ IAS हिंदी के माध्यम से एक फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत आज से ही की जा रही है। 11 मार्च से यह फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है और शाम में 6 बजे से इसकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप में से जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, 2024 में या फिर 2025 में सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होने चाहते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए यह जो कोर्स है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर करना कुछ नहीं है, स्टडी IQ IAS के ऐप पर जाइए या फिर उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहां पर इस कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध है। उस कोर्स को क्लिक करेंगे, देन फिर एडमिशन प्रोसेस में आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। देन फिर आपको इस कोर्स में कुछ रियायत मिल जाएगी, कुछ छूट मिल जाएगी और यह कोर्स आपको ₹18,999 में अवेलेबल हो सकेगा। यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो कई सारे फायदे आपको मिल सकते हैं, जैसे कि GS का जो सिविल सेवा पाठ्यक्रम है वह कंप्लीट आपको इस कोर्स के जरिए मिल सकता है। हस्तलिखित नोट्स की सुविधा इसमें मुहैया करवाई गई है। साथ ही पर्सनल स्तर पर मेंटरशिप की सुविधा इसके अंतर्गत शामिल की गई है। इसके अलावा ग्रुप मेंटरशिप की भी सुविधा इस कोर्स के अंतर्गत शामिल की गई है। इसके अलावा अभ्यास को मद्देनजर रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों स्तरों पर अभ्यास कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं इस कोर्स को आपके लिए बहुत ही उपयोगी बना देते हैं। ठीक है, ये एक जानकारी होगी आप सभी के लिए। आप में से जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है, जो भी टारगेट करना चाहता है 2024 से 2025 को, तो यह कोर्स निश्चित तौर पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि अगले वर्ष यानी 2024 के अप्रैल माह तक यह कोर्स कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है GS का, ये समाप्त हो जाएगा। फिर आपको केवल रिवीजन करना रहेगा। रिवीजन तो इनफैक्ट इस कोर्स के माध्यम से भी आपका दैनंदिन रूप से होता ही रहेगा, है ना। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि यह जो प्रोग्राम है, यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम उन सभी युवा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने वाला है जो कि कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, परास्नातक यानी कि MSc कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, कोई भी डिग्री हासिल कर रहे हैं, है ना। जो 9th 10th के बच्चे हैं वो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको भी फायदा हो सकता है, यदि वो सिविल सेवा परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाने वाले हैं भविष्य में, तो, है ना।
तो आज की चर्चा में हम इसी को विस्तार से समझते हैं, इसके विविध पक्षों को देखते हैं। पहला जो एक प्रश्न उठता है वो यह है कि कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे करें आईएएस की तैयारी। प्रश्न यह उठता है। अब दोस्तों यह ध्यान रखो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आप करने वाले हैं, है ना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने युवा फेज के प्रथम चरण में ही, है ना, हर अवस्था का अपना एक चरण होता है ना। तो युवा अवस्था के प्रथम चरण में आप हैं एक तरीके से। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21, 22, 23, 24 कॉलेज गोअर्स तो मैक्सिमम इसी एज के होते हैं सामान्य तौर पर। उसके बाद भी जो लोग होते हैं वो पीएचडी वगैरह की डिग्री हासिल करने में वो लगे होते हैं, तो उन सभी लोगों को भी यदि शामिल कर लिया जाए तो 25-26 तक अमूमन माना जा सकता है ना। एक जनरलाइज्ड मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। तो इस उम्र के जो अभ्यर्थी हैं, इस उम्र के जो युवा हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी युवा अवस्था के प्रथम चरण में है, ठीक है। तो आप सभी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम हो सकता है, स्टेप हो सकता है कि आपने इस परीक्षा के बारे में विचार किया, है ना। सिविल सेवा परीक्षा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, जवाबदेही वाली परीक्षा है, जवाबदेही वाला पद है सिविल सेवा, है ना। तो आप यदि कक्षा 9, 10, 11, 12 आदि कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और आप यह निर्णय ले रहे हैं, यह विचार कर रहे हैं कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूं, तो यह स्वागत योग्य कदम है ना। तो पहला एक संदेह निवारण मैं यहीं पर कर दूं कि आप में से यदि कुछ बच्चे, कुछ अभ्यर्थी यदि ये विचार करते हैं कि क्या मुझे अभी इसकी तैयारी करनी चाहिए, एक सवाल मन में कौंधता है ना। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी तो लंबी उम्र अभी पड़ी हुई है ना। 32 वर्ष तक जनरल कैटेगरी के हिसाब से 32 वर्ष तक हम लोग परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, 6 अटेम्प्ट से हैं। 35 वर्ष तक ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 वर्ष तक है ना। तो ये एक मन में सवाल उठ सकता है, एक विचार, एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसका समाधान मैं आपको यहां बताऊं, इसका समाधान बहुत रोचक है और वो ये है कि हां, बिल्कुल आपको अभी तैयारी करनी चाहिए यदि आपने विचार किया है तो। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में ऐसा कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। एक होता है दबाव में कोई काम करना और एक होता है बिना दबाव के कोई काम करना। जाहिर सी बात है कि जब बिना दबाव के कोई काम किया जाता है तो वो बहुत ही आनंदित होकर करके आदमी करता है, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, हो जाएगा। मन में एक भाव तो रहता है कि ठीक है, आज न कल ये हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कर लेंगे। हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है कि अरे इसको अभी ही निपटाना है। यदि अभी ना निपटा पाए तो फिर देरी हो जाएगी। तो यदि आप अभी शुरुआती स्तर पर हैं, शुरुआती अवस्था में हैं, तो ये आपके लिए सुअवसर है। इससे अच्छा अवसर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। आपके पास कोई ऐसा दबाव नहीं है ना। दबाव रहित तैयारी बेहतर, ठीक है। कोई ऐसा दबाव नहीं है कि भाई मेरी उम्र इतनी हो गई, अब तो मेरे पास में इतना ही अटेम्प्ट बचा हुआ है ना। क्योंकि समय का जो पहिया है दोस्तों, यह बहुत तेजी से चलता है।
ये ध्यान रखिएगा। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा हुआ है, अरे अभी तो मेरे पास में 6 साल पड़े हुए हैं, अभी तो मैं 15 वर्ष का ही हूं, 16 वर्ष का ही हूं, या 16 वर्ष की ही हूं, 18 वर्ष का ही हूं, या 18 वर्ष की ही हूं। अभी तो मेरे पास में कम से कम 3 साल पड़े हुए हैं 21 वर्ष का होने में, तभी तो हम आयु के स्तर पर योग्य हो पाएंगे इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए। न्यूनतम 21 वर्ष तो उम्र चाहिए ही चाहिए, है ना। ये तो एक आयु के स्तर पर योग्यता है कि इस परीक्षा में आप अपीयर हो सकते हैं। तैयारी की योग्यता की बात यूपीएससी नहीं करता, परीक्षा में अपीयर होने की योग्यता की बात यूपीएससी करता है ना। ये नहीं कहता यूपीएससी कि अच्छा कोई बच्चा यदि 12 वर्ष का है और तो वह यूपीएससी के लिए यदि सपना देखता है, कैसे भी उसे जानकारी मिल जाती है, कैसे भी उसे पता चल जाता है कि अच्छा ये भी कोई परीक्षा होती है, और देन फिर उसी समय से वो तैयारी करना शुरू कर दे, तो यूपीएससी उसके ऊपर कोई आरोप लगाएगा, कोई एक्शन ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं, एकदम नहीं है ना। ये तो जग जाहिर है। तो परीक्षा की जो तैयारी है ये आप पहले से कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतर है। इसी दृष्टिकोण से यहां पर मैंने लिख दिया है कि दबाव रहित तैयारी बिल्कुल बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं तो फिर बिना किसी सोच के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी दबाव के आप आराम से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, बिना किसी फिक्र के। जब आप कोई काम बिना किसी फिक्र के करते हैं तो उस काम में आपको आनंद मिलता है, और चूंकि आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि आपने खुद उस काम को अपनाया है कि मुझे ये काम करना है। लेकिन एज सच कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ भाई आपको ये काम कल ही पूरा करके देना है, हो जाएगा, हम आराम से मस्ती में ये काम करेंगे, कोई मुझ पर प्रेशर नहीं है। लेकिन यही जब चीजें बदलती चली जाती हैं, समय का पहिया जब तेजी से आगे बढ़ने लगता है, तो जब आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है कि अरे भाई ये तो इतना ज्यादा समय बीत गया, है ना। तो यही बात यह आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप आगे देखते हैं तो लगता है कि एक लंबा अंतराल पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो लगता है कि अरे इतना अधिक समय बीत चुका, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आप सभी अभ्यर्थियों को चौकस रहने की आवश्यकता है। और ये बात केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कि कॉलेज गोइंग कैंडिडेट्स हैं, जो कॉलेज गोवर्स हैं, बल्कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि इस परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं, लग चुके हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। समय के मोल को पहचानना आवश्यक है, अपरिहार्य है। जब आप समय के मोल को पहचानते हैं तब फिर समय भी आपको मोल देता है, आपको पहचानता है ना। समय भी आपको फिर महत्व देता है। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। ओके, चलिए अब प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, यदि तैयारी करना अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए, एक बेहतर लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखो कि जब भी हम कोई भी काम करें, कोई भी काम करने से पहले जिस काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसको समझना जरूरी है ना। यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के भाव या प्रकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जब आप ये काम करते हैं तब आप
ये समझ पाते हैं कि अच्छा यूपीएससी क्या डिमांड करती है, यूपीएससी का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कैंडिडेट से, एस्पेरेंट से, परीक्षार्थियों से। और जब आप इस भाव को, इस प्रकृति को समझने लगते हैं तो फिर आप धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने में, बोलने में तो लगेगा कि अच्छा चलो क्या है, भाव प्रकृति हो जाएगा, समझ जाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, और ये अड़चनें आपके आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करेंगी। ठीक है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जिस कोर्स के बारे में अभी मैंने चर्चा की थोड़ी देर पहले, इस कोर्स में इस बात को बहुत बेहतर तरीके से साथ में रखा गया है, अपनाया गया है, ताकि जो भी नए कैंडिडेट्स इस परीक्षा की तैयारी में उतर रहे हैं फाउंडेशन बैच के माध्यम से, उनको इसकी प्रकृति से अच्छे तरीके से रूबरू करवाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, है ना। तो ये चीजें यहां पर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब फिर बात आती है, प्रश्न यह उठता है कि कहां से और कैसे शुरू करें, है ना। एक मन में ऊहापोह उत्पन्न होता है कि हम कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो एक बात तो यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना। हाँ, पाठ्यक्रम को समझना। ठीक है, जब इसके पाठ्यक्रम को आप समझते हैं तो फिर आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना। जब आप पाठ्यक्रम को ही नहीं समझेंगे तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है, आप उसको एक बार खंगालिए, और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार से संबंधित जो भी बातें उस पाठ्यक्रम में दर्शाई गई हैं, कही गई हैं, उसको पढ़िए, और एक बार नहीं बल्कि बारंबार पढ़िए, है ना। बारंबार पढ़ कर करके दिन फिर उसमें से जो भी बातें आपको समझ में आती हैं उसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर, ये जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसके अलावा यह जरूरी है कि आधारभूत पुस्तकों और विषयों का अध्ययन, है ना। आधारभूत पुस्तकों का अध्ययन करना है। आधारभूत पुस्तकों में सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये आधारभूत किताबें मानी जाती हैं विभिन्न विषयों के संदर्भ में, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, नागरिक शास्त्र हो, विज्ञान हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, इन सभी विषयों के संदर्भ में ये जो किताबें हैं एनसीईआरटी की आधारभूत किताबें मानी जाती हैं। क्योंकि इसमें ये जो किताबें हैं किस किस क्लास की हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, उससे अधिक ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो जो आपने अपने स्कूली जीवन में और अभी आप कॉलेज के जीवन में हैं, आप में से कुछ विद्यार्थी, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि कक्षा 10 में हो, कक्षा 9 में ही हो, कक्षा 11 में ही हो, कक्षा 12 में ही हो, तो ये तो आपके लिए सुअवसर हुआ ना
कि भाई जो आप आज पढ़ रहे हैं वही आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो यह तो एक आभास आपके मन में हो ही जाएगा कि अच्छा ये हमारे लिए अभी से ही इंपॉर्टेंट है, हमें अभी से ही इसके प्रति सजग होने की जरूरत है ना। ये बातें आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। इसके अलावा विषयों के स्तर पर यदि हम बात करें तो अलग अलग अभ्यर्थी के रुचिकर विषय अलग अलग होते हैं। तो मैं यहां पर आपको यह नहीं कहूंगा कि अमुक विषय से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है। ऐसे में आप स्वतंत्र हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि आप स्वतंत्र होकर स्वतंत्र निर्णय लेते हुए अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए, तैयारी की शुरुआत करने के लिए। और ये मानकर चलना है कि आप तैयारी की फेज में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। मन में यह भाव हमेशा रखना है। ऐसा ना हो कि मन में यह भाव आए कि नहीं नहीं मैं तैयारी तो मेरी तैयारी तो तब से शुरू हो जाएगी जब मैं 21 वर्ष का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। नहीं, ये नहीं मन में सोचना है। आप चाहे किसी भी वर्ष में, किसी भी आयु वर्ष में हो, आप यदि पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको यह मानकर चलना है कि आपकी तैयारी शुरू हो गई है ना। इस भाव से पढ़ना है। यदि आप इस भाव से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप समय व्यर्थ करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। ये भाव, यह एक मन में आभास होते रहना चाहिए हमेशा, ताकि आप लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाए, ठीक है। तो यहां विषय के स्तर पर अपनी रुचि, है ना, अपनी रुचि के विषय को पढ़ना शुरू करें। है, किसी को इतिहास पसंद है, किसी को भूगोल, किसी को अर्थव्यवस्था, किसी को पर्यावरण पारिस्थितिकी, किसी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कोई भी विषय किसी को भी पसंद आ सकता है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र यदि किसी को पसंदीदा विषय लगता है तो फिर ऐसा नहीं कि दर्शन शास्त्र शुरू कर दे पढ़ना, ठीक है। वो वैकल्पिक विषय के लिए तो ठीक है, सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना। जो जनरल विषय हैं, जो सामान्य तौर पर विषय परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो पाठ्यक्रम में हैं, उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, है ना। तो जो भी आपको विषय लगे उस विषय को आप पिक कीजिए और उसको पढ़िए, केवल पढ़िए, जस्ट रीड। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसमें नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बुलेट पॉइंट्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, आपको केवल पढ़ना है और उस विषय के सभी अध्यायों को, उस पुस्तक से संबंधित जो भी अध्याय हैं, जिस भी विषय के हैं, उन अध्यायों को बार बार पढ़िए, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं कि पुस्तक के सभी अध्यायों का बार बार अध्ययन जरूरी है ना। ये बहुत जरूरी है। केवल आपको पढ़ना है, पढ़ने से ही कई सारी चीजें आप समझने लगते हैं कि अच्छा इस विषय में क्या बातें कही जा रही हैं, और पाठ्यक्रम के साथ इसको आप कॉम्पैरेटिवली देख भी सकते हैं। पाठ्यक्रम आपके पास में अवेलेबल है। मान लो कि इतिहास आप पढ़ रहे हैं, इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं, इतिहास की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम के साथ इसको एक बार मैच कर लीजिए कि पाठ्यक्रम में क्या है, अभी इस विषय में क्या क्या टॉपिक्स हैं। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अच्छा जो विषय है और जो पाठ्यक्रम कहता है वो संगत है एक दूसरे से। इससे आप डाइवर्ट नहीं होंगे और इससे आपके समय की और आपकी मेहनत की बचत होगी, और यह एक स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रश्न यदि ये बन रहा है कि कहां से
और कैसे शुरू करें। ठीक है, कुछ भी आपको अदरवाइज नहीं करना है। अब यहां पर एक और सवाल उठता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि सर क्या करंट अफेयर्स को भी अभी से ही पढ़ना चाहिए? यदि मुझे 2028 में एग्जाम देना है, 2030 में एग्जाम देना है, तो अभी तो मेरे पास 8 साल, 6 साल, 7 साल बाकी है। क्या मुझे करंट अफेयर्स को उतना फोकस करना चाहिए? तो फिर मेरा ये जवाब है दोस्तों कि आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। अवेयर रहना सीखें। ठीक है, किस चीज के साथ? राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के साथ। केवल आपको अवेयर रहना है कि अच्छा ये घटना हुई है ना, उस पर बहुत अधिक माथापच्ची नहीं करनी है, उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा, है ना, उसका मूल्यांकन ये नहीं करना है, बल्कि केवल अवेयर रहना है कि अच्छा ये घटना हो गई, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ये कुछ नया हुआ है, अच्छा ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इस बात को लेकर करके कुछ सहमति बनी है, अच्छा अमेरिका भारत के साथ इस विषय को लेकर करके तनाव में है ना। ये केवल एक अवेयरनेस के स्तर पर आपको जानकारी रखने की जरूरत है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल कोई भी एक बेहतर न्यूज चैनल या फिर जो बेहतर न्यूज़पेपर है वो पढ़ना है, ऊपरी लेवल पर, मोटे तौर पर केवल पढ़ना है, डीप में नहीं जाना है। यदि आप कॉलेज गोवर्स हैं तो इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, कोई अधिक माथापच्ची की जरूरत नहीं है, और यह निश्चित तौर पर आपके लिए फ्रूटफुल होगा, फायदेमंद होगा, क्योंकि आप ये रेगुलर करते रहेंगे और इससे आपका अभ्यास बनेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समाचारों को पिक करने का, उनके महत्व को समझने का और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाओं का एक अभ्यास बनेगा, और यह अभ्यास आपको अप्रत्यक्ष तौर पर तैयार करेगा सिविल सेवा परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, है ना, क्या हम करें? हमें कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है उसको भी पूरा करना है, परीक्षा भी है जो डिग्री से संबंधित, उसको भी हमें पास करना है कि नहीं? तो इस संदर्भ में टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें, तो मैं यहां पर यह नहीं बताऊंगा कि आप कोई चार्ट चिपकाएं टेबल के सामने में और उसके हिसाब से पढ़ें, है ना, ये मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि बस मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि नियमितता को महत्व दें। रेगुलरिटी, है ना। दूसरी बात यह है कि आपकी परीक्षा भी है, आपको कॉलेज में क्लास भी अटेंड करना है, और भी कई सारी गतिविधियां रहती हैं इस उम्र में, है ना। तो वो उन सभी गतिविधियों को अटेंड भी करना है, साथ ही तैयारी में भी आपने कदम बढ़ा दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा देखना है कैसे मैनेज किया जाएगा। तो यहां पर बहुत ही आराम से आप 4 से 5 आवर्स का निवेश आप कीजिए, नॉट मोर देन दैट। 4 से 5 आवर्स का आप निवेश कीजिए अपने सिविल सेवा पाठ्यक्रम से संबंधित पढ़ाई के लिए। इसके बाद का जो समय बचता है उसमें आप खेलिए, कूदिए, कॉलेज जाइए, एग्जाम दीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन
4 से 5 आवर्स का जो इन्वेस्टमेंट है ये नियमित तो होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। एक जो दिक्कत आ सकती है वो ये है कि परीक्षा के समय में, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सी परीक्षा, यहां पर कॉलेज की परीक्षा की बात चल रही है ना। आप यदि 10th में है, 11th में, मैं यहां पर 9th 10th के बच्चों को भी इंक्लूड कर दे रहा हूं, है ना, वो भी अपने आप को ये मानकर चलने कि भाई वो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही है। ठीक है। तो जो भी ऐसी परीक्षाएं हैं, है ना, अकादमिक परीक्षाएं हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं अकादमिक स्तर की, अकादमिक स्तर की परीक्षा के पूर्व केवल संबंधित परीक्षा की तैयारी कीजिए, है ना, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकें। ठीक है। और परीक्षा के बाद, ये जो अकादमिक स्तर की परीक्षा है, इसके बाद आप फिर से परीक्षा के बाद फिर से सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज पाठ्यक्रम का रिवीजन कीजिए, है ना। जाहिर सी बात है, परीक्षा आपकी थी तो आपने छोड़ दिया पाठ्यक्रम को पढ़ना, गैप आ गया, अंतराल आ गया, और ये अंतराल और भी वजहों से आ सकता है ना। हो सकता है कि आप बीमार पड़ गए, खुदा ना खास्ता, व्यक्ति है, शरीर है, बीमार तो पड़ ही सकता है भाई, कोई गारंटी तो ले नहीं सकता है, दे नहीं सकता कि हाँ भाई बीमारी नहीं हो सकती है ना। अनफॉर्चुनेटली यदि ऐसी स्थिति आती है तो एक गैप आ सकता है, और गैप कोई भी कारण हो सकता है ना। आज बीमार ही क्यों पड़े, बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो किसी भी वजह से यदि एक अंतराल आता है, तो उस अंतराल के बाद फिर आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, तो यह आपके लिए जरूरी है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन के बाद फिर से नए सिरे से आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि टाइम टेबल को इसी अंदाज में फॉलो करना है, बहुत अधिक हाय तौबा नहीं मचाना है। ठीक है। रिलैक्स होकर करके काम करना है, लेकिन स्मार्ट वे में। ठीक है। तो ये जो पक्ष हैं यहां पर आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं परीक्षा की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि किस तरह का हो एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि जो एक लोग बात करता है, कहता है कि वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, अपने आप को बहुत समझ रहा है, शो ऑफ कर रहा है या शो ऑफ कर रही है। ठीक है। वो एटीट्यूड, उस एटीट्यूड की बात नहीं की जा रही। क्योंकि आप सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से अब धीरे धीरे आपको बिना किसी को शो ऑफ किए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को इस बात का संकेत दिए, और अपने कार्यशैली में, अपने व्यवहार में उस हिसाब से परिवर्तन लाने की चेष्टा कीजिए। और यह जो परिवर्तन है निस्संदेह तौर पर आपके लिए लाभदायक हो सकता है आने वाले समय में। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। कुछ भी आपके आजू बाजू में हो रहा है,
तो फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर उस चीज को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्यों, कैसे, कारण, ये सब जो पक्ष हैं, ये सब पक्ष अपने अभ्यास में लाएं। है ना, यानी कि एक जिज्ञासा, कुल मिलाकर यहां पर क्या बात कही जा रही है, जिज्ञासा की बात की जा रही है, क्यूरियोसिटी। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे का कारण था, क्या इसका प्रभाव हो सकता है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, या ऐसा हुआ तो इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, ये सब बातें यहां पर आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही अनुशासन पर फोकस, ठीक है। डिसिप्लिन, अपनी पढ़ाई में, अपने व्यवहार में, बातचीत में, सभी के साथ डिसिप्लिन को आप फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा लेखन शैली का अभ्यास, आपकी लेखन शैली से भी आपके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन मिलता है। आपने किसी भी बात को समझ कर करके क्या लिखा, कैसे उसे एक्सप्रेस किया लिख करके, ये बातें भी महत्वपूर्ण है। यानी कि अभिव्यक्ति के स्तर पर और लेखन के स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर आपका जो एटीट्यूड है वह डिपेंड करता है। और जब आप इन दोनों स्तरों पर आप अच्छे से काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर यह एक बेहतर रिजल्ट देता है ना। तो ये सभी जो पक्ष हैं यहां पर आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे जो भी विद्यार्थी, ऐसे जो भी अभ्यर्थी कॉलेज गोअर्स हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कॉलेज जाते हैं, अभी वो पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं, तो फिर ये सभी पक्ष आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पक्ष तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कॉमन टू ऑल, केवल कॉलेज गोअर से नहीं, बल्कि जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं, इन कर चुके हैं, उनके लिए भी ये सारे पक्ष इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉलेज गोअर्स के लिए ये अधिक सार्थक है क्योंकि अभी उनके पास में समय है ना, और इस लिहाज से उनके लिए अधिक बेहतर भी है कि वो अभी से ही इस तरीके से अभ्यास करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आज की चर्चा में हमने इन सभी बिंदुओं को एक एक करके देखा, और एक कॉलेज के विद्यार्थी के तौर पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आज की चर्चा में हमने बात की। इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ आपकी उत्सुकताएं हों, दुविधाएं हों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न दे सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका उत्तर दूं, ठीक है। बहरहाल आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और चर्चा की समाप्ति के साथ फिर से मैं सूचित कर देना चाहूंगा कि आज से ही 11 मार्च से शाम में 6 बजे से बैच नंबर 2 की शुरुआत हो रही है, फाउंडेशन बैच के तौर पर, जो कि जीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यह विचार कर रहे हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करूंगी, और वह अभी इस बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे शुरू करें, क्या करें, क्या ना करें, तो फिर उन सभी के लिए यह जो कोर्स है बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह फाउंडेशन कोर्स है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो अभी तैयारी की शुरुआत में है। शून्य से शिखर तक
इसकी तैयारी आपको जीएस के स्तर पर करवाई जाएगी, है ना। और इस लिहाज से यह आपके लिए फ्रूटफुल कोर्स के तौर पर सामने आ सकता है। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।